धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। देश का सबसे बड़ा अखबार होने का दावा करता है दैनिक जागरण। उसका कहना है हमारे पास 6.25 करोड़ रीडर है। हालांकि आज के ज़माने में रीडर कम होते हैं, उपभोक्ता ज़्यादा होते हैं, ग्राहक ज़्यादा होते हैं, कंज्यूमर आप उनको कह सकते हैं। लेकिन फिर भी उसकी भाषा में बात करें तो 6.25 करोड़ रीडर होने की वजह से वो देश का सबसे बड़ा अखबार है। हालांकि मैं भी 2 महीने वहाँ काम कर चुका हूँ और मेरा कहना ये है वो देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है। इतने रीडर किसी अखबार के कहाँ होंगे। खैर, इस बात को छोड़ देते हैं। उसको एक नोटिस जारी किया गया है जमीयतुल उलमा की तरफ से। कहा गया है कि या तो वो अपनी खबर को जो उसने 7 जुलाई को छापी है मौलाना उमर गौतम को लेकर और जिसमें मदरसों को निशाना बनाया है, मदरसों पर सवाल खड़े किए हैं उसने, उसको लेकर माफ़ी मांग ले, नहीं तो मानहानि के मुकदमे का सामना करे। तो ये खबर आपके सामने आए, आपके जहन में 2 सवाल पैदा होने चाहिए कि आखिर वो क्या खबर छाप दी है और आखिर कितने की मानहानि का नोटिस भेजा गया है दैनिक जागरण को, और क्या दैनिक जागरण ने वाकई में वो खबर जो है जानबूझकर गलत तरीके से छापी है। यहां आपको ये भी बता दें कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबार के समूह पर छापेमारी इनकम टैक्स की हुई, लेकिन आप कभी नहीं सुनेंगे कि दैनिक जागरण पे भी कभी कोई छापेमारी होती है। एक रिपोर्ट आई है न्यूज़ लॉन्ड्री की, उसमें दावा किया गया है कि अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक यूपी सरकार ने 160 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च किए, जिसमें से बहुत सारा पैसा विज्ञापन का दैनिक जागरण जैसे अखबार को दिया। तभी उसने अभियान चलाया और बताने की कोशिश की कि गंगा में जो लाशें बह रही थी वो असल में परंपरा है, वो इस वजह से नहीं हो रहा था कि कोरोना की वजह से हो रहा था। ये इस अखबार का चरित्र है। खैर, इस सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो जिन वकील साहब ने उनको ये नोटिस भेजा है जमीयतुल उलमा की तरफ से, उनका नाम है MR शमशाद साहब। देश के जाने माने बड़े वकीलों में उनका नाम शुमार किया जाता है। तो हमें लगा कि उन्हीं से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने भी वक्त दे दिया थोड़ा सा, तो उन्हीं से समझ लेते हैं पूरा मामला है क्या। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया खान साहब। मेरा पहला सवाल ये है कि दैनिक जागरण की खबर से क्या एतराज है आपका? कि दैनिक जागरण की जो खबर है वो एक जो सिलसिला बना है मुल्क में, जिसके तहत मीडिया के जरिए एक कैंपेन चलाया जाता है और ख़ासकर इश्यूज को उठाए जाते हैं और उस पर कैंपेन चलाया जाता है। आपको मैं पहले एक बैकग्राउंड दे दूं क्योंकि अभी ये मुनासिब होगा बात करना कि अगर 1.5 साल का वक्फा को सिर्फ देखें आप, तो उसमें 2 बहुत बड़ी बातें हुई हैं जो मीडिया ने एक झूठा बेबुनियाद कैंपेन चलाया, और वो कैंपेन था मुस्लिम कम्युनिटी इन जनरल को टारगेट करना पूरे हिंदुस्तान में। एक कोरोना के वक्त में आया था, जो तबलीगी जमात के सिलसिले से जो लोग जुड़े हुए थे उनके खिलाफ पूरे मुल्क में ऐसा लगा कि सारी मीडिया जो है उनके पास और कोई खबर नहीं है, सिर्फ ये था कि मुस्लिम कम्युनिटी को कैसे डेमोनाइज करना है और उसमें तबलीगी जमात के लोगों को आगे करके और उस पर जितनी गालियां दे सकते थे उन्होंने दी। ठीक है। क्या हुआ उसका बाद में कि अदालतों में मुकदमे चले और वो सब ज्यादातर सब मुकदमे एक तरह से खत्म हो गए और उसमें कुछ नहीं मिला जो ये मीडिया, तो उससे उनका हौसला बढ़ा। उसके बाद क्या किया, सुदर्शन न्यूज का जो एडिटर है वो चवन के, उसने उसने एक सिलसिला चलाया कि अगर आप नौकरी मांग रहे हैं या नौकरी के प्रोसेस में अपनी दरखास्तें डाल रहे हैं, तो उसको इस तरह प्रोजेक्ट किया कि मुस्लिम जो है वो घुसपैठ कर रहे हैं सर्विसेज में आने के लिए, गवर्नमेंट सर्विसेज में आने के लिए इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। तो इस तरह का सिलसिला, वो भी दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और दोनों में से किसी पर अभी तक जजमेंट नहीं आया। अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट इसको बहुत ही प्रायोरिटी देकर अगर इसको सुप्रीम कोर्ट सुनकर और इस पर कोई फैसला कर दे, तो शायद इससे आने वाले वक्त में थोड़ा सा रेगुलेट हो पाएगा। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि ये इस तरह का एक सिलसिला चला है जिसमें इश्यूज को पकड़ा जाता है और कम्युनिटी स्पेसिफिक डेमोनाइजेशन किया जाता है और उससे ऑब्जेक्शन है। अभी क्या हुआ, अभी ये हुआ
कि एक साहब, दो लोग हैं जिनको दिल्ली से पकड़ा गया और उनके खिलाफ एटीएस ने अपनी जो एफआईआर दर्ज की और उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उमर गौतम नाम है और दूसरे जहांगीर साहब हैं, जो भी हैं। तो अब पूरे इस तरह की रिपोर्टिंग करना कि उस रिपोर्टिंग से आप ये पेंट कर दें कि जो हिंदुस्तान में या एक रीजन में जो मदरसे चल रहे हैं वो सब टेररिस्ट एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल बात है। और इस पर हर इंसान को एतराज होना चाहिए कि आप एक वैसा सिस्टम जो सिस्टम आज निकल के नहीं आया है, उसकी 300-400 साल की हिस्ट्री है। जो हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उसमें वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में उनके लोगों की अपनी कुर्बानियां हैं और उसमें काफी बड़ा रोल है। और इस तरह से मदरसों के बारे में बात की जाती है। हाँ, एक रिपोर्टिंग वैसी जरूर हो सकती है कि आप स्पेसिफिक इशू, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन, अगर आपको लगता है कि कोई खास इदारा है जहां से कुछ हो रहा है, तो आप उसकी रिपोर्टिंग करिए। ये नहीं हो सकता कि आप एक जनरल स्टेटमेंट जैसे तबलीगी के वक्त में किया इन्होंने या फिर चावनके ने किया, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये सरासर कानूनी तौर पर गलत बात है। कितने का नोटिस आपने मानहानि का इनको भेजा है, कितने वक्त का टाइम दिया है, और आपको क्या लगता है ये लोग माफ़ी मांग लेंगे? क्योंकि अभी तक आपने जो दो मामलों का जिक्र किया, दोनों सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं और सुप्रीम कोर्ट भी उन मामलों को ऐसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। कहना आपका कि अगर उन्हीं पे फैसला आ गया होता तो शायद इन लोगों को कुछ सबक मिल गया होता। सुप्रीम कोर्ट में जो मसला है वो सिविल मसला है कि इसको रेगुलेट कैसे किया जाए। जो हमारा नोटिस है, उस नोटिस में ये हो सकता है कि एक स्टेज पर हम इसको ये कंसिडर करेंगे कि इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की जाए। मिस रिपोर्टिंग और गलत बयानी को बुनियाद बनाकर। जहां तक वक्त का मसला है, वो वक्त इसमें हमने अभी कोई इंडिकेट नहीं किया है। बड़े अखबारों की अपना एक सेटअप होता है, वो उस पर डिसीजन मेकिंग के लिए हम थोड़ा वक्त देंगे उनको। उसके बाद जो भी होता है आगे इस पर जो कार्रवाई कर सकते हैं वो हम करेंगे। आगे जो भी एक्शन लिया जाएगा उसकी ओर बढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ एक मेरा सवाल जहन में आ रहा है सर, अरबी फारसी मदरसा बोर्ड हर स्टेट में बना हुआ है, केंद्र सरकार भी मदरसों में जो है बेहतरी के लिए काम कर रही है, अलग से उसने भी पूरा एक बोर्ड बना रखा है। तो ऐसे में क्या बेहतर ना होता कि दैनिक जागरण ने जब तमाम मदरसों पे सवाल उठा दिया तो सरकार की तरफ से दैनिक जागरण के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता? वो ज़्यादा बेहतर ना होता? देखिए, जो अभी का माहौल है उसमें गवर्नमेंट तो कोई एक्शन लेगी नहीं, ये मैं इस पर बहुत हद तक सेटिस्फाइड हूँ। उसकी वजह ये है कि अभी बहुत सारे इश्यूज गवर्नमेंट ने वैसे उठाए हैं जिसको बुनियाद बनाकर ये कैंपेन चलाया जा रहा है। चाहे वो इंटरफेथ मैरिज का इशू हो, जिसको आप लव जिहाद के नाम से ज्यादातर जानते हैं, या फिर काउ विजिलेंटे का इशू हो, या कन्वर्जन का इशू हो। ये सारे ऐसे मामलात हैं जिस पर गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली काफी उस पे कुछ लॉज पास किए हैं, अलग अलग स्टेट्स ने उसको सपोर्ट किया है आकर, और उन सारे इश्यूज को बुनियाद बनाकर ये टीवी चैनल्स, अखबारात एक कैंपेन चला रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो अभी उमर गौतम के केस के साथ जनरली मदरसों को अटैच करके खबरें चलाई गई हैं, वो भी उसी का एक हिस्सा है। जहां तक गवर्नमेंट के जरिए चलाए जाने वाले मदरसों का इशू है, यस, उन मदरसों को भी आगे आकर कहना चाहिए कि हम मदरसे हैं और हमारा और हम इसको चला रहे हैं, और इस तरह स्टैट्यूटरीली गवर्नमेंट के जरिए रेगुलेटेड हैं, गवर्नमेंट से हम रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? नंबर टू कि देखिए, बहुत सारे इश्यूज जो हैं मदरसे के या फिर इस तरह के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के, जिसको कानूनी तौर पर एग्जेम्पशन मिला हुआ है, उसको
राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी कुछ मामले का एग्जेम्पशन है। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए एग्जेम्पशन मिला हो, जी लेकिन इस तरह की खबरें बनाई गई हैं कि वो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त नहीं करवाना चाहते और भागते हैं और उसमें हिसाब देना पड़ता है वगैरह वगैरह। जी ये सब चीजें ऐसी हैं जिसको जिसको रिपोर्ट करते वक्त बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए रिपोर्टर्स को, और चीजों को जनरलाइज नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए रिपोर्टर्स को और सनसनी फैलाने का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पत्रकारिता आज सिर्फ सनसनी फैलाना ही रह गया है। एक सवाल यहां पे ये पैदा होता है सर कि सिर्फ क्या एक अखबार के ज़रिए ही किया गया है या कहीं और पे भी कुछ किया गया है आपके ज़रिए, ऐसा कुछ? आ, ये जब जब मसला इस तरह का आता है तो जैसे यूपीएससी जिहाद के नाम से चाणक्य ने चलाया था, जी तो इसी तरह बहुत सारे मामले में दैनिक जागरण इसमें बहुत लीड रोल लेता है जी और फिर उसका प्रोजेक्शन बड़ा इनोसेंटली करता है, लेकिन उसमें उसके पीछे एक इशारा होता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है जी सोसाइटी में। तो कुछ अखबार जरूर ऐसे हैं जो इन चीजों को लीड खबर बनाकर, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कुछ इंग्लिश चैनल्स हैं, कुछ हिंदी चैनल्स हैं जो इन चीजों को काफी तेजी से फैलाने की और सनसनी खेज बनाने की कोशिश भी करते हैं और कामयाब भी होते हैं, और उससे सोसाइटी में पोलराइजेशन भी होता है, हेट बढ़ता है। तो इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता, लेकिन यस, ये बात आप कह रहे हैं उसमें बहुत हद तक उसका कुछ बेसिस है। क्या एक सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होना चाहिए सर कि इस मामले को लेकर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और वो जो दोनों पुराने मामले यूपीएससी को लेकर जो सुदर्शन ने किया और तबलीगी जमात को लेकर पूरे मीडिया ने किया, वो जो दोनों मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट को जगाना चाहिए कि देखिए फिर एक मामला ऐसा क्रिएट किया जा रहा है, आप कम से कम उन्हीं मामले में कोई जजमेंट सुना दीजिए। मामला गंभीर होता जा रहा है, हालात गंभीर होते जा रहे हैं। देखिए, 2 मामले ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, तीसरा भी जा सकता है, उसमें कोई परहेज नहीं है। लेकिन चूंकि कोविड की वजह से सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग में काफी दिक्कत आई है इस बीच में, जिसकी वजह से बहुत सारे मामला नहीं उठाए गए हैं। जी तीसरा भी जा सकता है, इस पे देखेंगे हम लोग कि क्या इसको ले जाया जा सकता है या फिर हम उसका इंतजार करें। लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट एक्शन है जो जी जो नोटिस के थ्रू शुरू किया गया है, और इसको और अदालतों में भी लड़ा जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली और आपने जो बताया पिछले 1-1.5 साल का खाका खींच के कि किस तरीके से चुनिंदा मुद्दों को उठाकर एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और वो कोई एक जगह से नहीं की जा रही है, मीडिया भी कर रहा है और सरकार की पुष्टपनाही में कर रहा है, और जो तमाम मुद्दे क्रिएट किए जा रहे हैं उनके पीछे सरकार खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इसलिए सरकार से तो इंसाफ की उम्मीद की नहीं जा सकती। अब अदालतों का रुख किया है, देखते हैं अदालतों से कब तक इंसाफ मिल पाता है। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर।